चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ 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 चालू कर दी। वो सरकार में थे। मान्यवर सुनिए, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते, किसी कोई भी हो किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते। आप संसद में बैठे हैं, निशिकांत जी आप बना रहे हो। जब तक हम वहां पहुंचे ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोटिंग। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? वो सरकार में थे। मान्यवर ये क्या है? जब कानून आप लाए, मशीन आपने इंट्रोड्यूस किया, चुनाव आप पहला जीते मशीन से, दूसरा चुनाव जीते, मौत से 10 साल राज किया और हार गए तो फिर रोते हैं। आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। यह करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहां तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए गाते, मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी? कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों
पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है। 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस तरह देश के भविष्य, हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता। उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए जा रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहां फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की,
खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने प्रियंका जी, क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। अखबार में नहीं, मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? अरे ये तो कैसा क्या है इनके पास? ऐसा ही कोई आरोप लगा दीजिएगा। कोई नियम कानून नहीं है। डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से मानता हूं, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है। अब 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा है। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही? आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर रखो। मैं आज कहना चाहता हूं मान्यवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश दिया। और बंगाल भी ये करने जा रहा है मान्यवर, आने वाले दिनों में करेंगे, उनको मालूम नहीं। मान्यवर, मैं कल राहुल गांधी जी ने एक विषय कहा था
कि सारी संवैधानिक संस्थाएं आपने करप्ट कर दी। मैंने पूरा बताया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के पहले क्या नियम थे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख दिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए मान्यवर। मगर उन्होंने क्या किया था वो मैं फिर बताना चाहता हूं। 1969 में इस देश का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 1969 में इंदिरा जी अपनी पार्टी के अंदर ही संघर्ष करती थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया श्री संजीव रेड्डी को, और इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पार्टी के मैंडेट को ही डिफाई कर कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव में वोटिंग अंतर आत्मा की आवाज से करनी चाहिए, और उन्होंने श्री वीवी गिरी को प्रत्याशी बनाया मान्यवर। और फिर हुआ क्या? अल्पमत में थी वो, संजीव रेड्डी जी के वोट ज्यादा थे। जीतने के लिए उन्होंने कम्युनिस्टों से समाधान किया, और इस देश की सारे संस्थान पर, शिक्षा संस्थान पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर कम्युनिस्टों को बिठाने का काम ये इंदिरा गांधी जी ने, और वहीं से इस देश के विमर्श को बदलने का काम किया है, वहीं से किया है। वामपंथी विचारधारा इस देश के प्रकृति को, इस देश के स्वभाव को, इस देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है, और इसीलिए वामपंथी लुप्त हो गए मान्यवर। उन्होंने इस देश के युवा धन को वामपंथी विचारधारा पर डाइवर्ट करने का काम किया है, जो 2014 से फिर से नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक अच्छी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से परिष्कृत करने का काम कर रहे हैं मान्यवर। और ये कह रहे हैं कि आरएसएस के विचारधारा वालों को रखते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है मान्यवर कि आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई, आरएसएस की विचारधारा क्या? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब किसी से, हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते मान्यवर। और मान्यवर, इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम फिर से जीते हैं। माननीय 60 करोड़ गरीबों के घर में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने घर पहुंचाया, गैस पहुंचाया, पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया, और 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त कर दी। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर कर जीते हैं? इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए और हमारे 11 साल देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसलिए जनता हमें जिताती है। और मैं तो अभी भी कहना चाहता हूं, चले गए हैं मान्यवर, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, यार कांग्रेस पार्टी तुझे टिकट तो देती नहीं है मान्यवर। मैं अभी भी कहना चाहता हूं, एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। मान्यवर,
140 करोड़ की जनता का जनादेश ईश्वर का आदेश होता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन है। तो जनता का फैसला श्री कृष्ण का फैसला होता है, जनार्दन का फैसला। और वो जनता के फैसले को ये लोग वोट चोरी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जनता देख रही है, जनता आंख मूंद कर नहीं बैठी। मान्यवर, मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का कि इन्होंने तो एक अलग रास्ता कर SIR पर चर्चा कर ली। वरना इनका झूठ एक तरफा जनता में जा रहा था। आज आपने भी मुझे इतना विपुल मात्रा में समय दिया, जरूरत पड़ी वहाँ प्रोटेक्शन भी दिया, मुझे संरक्षण दिया, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अंत में फिर से एक बार श्री राहुल गांधी के भाषण लिखने वालों को कहना चाहता हूँ कि तथ्य ढंग से ढूंढ कर लिखे, इनकी यहाँ पर तकलीफ होती है। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 11 दिसंबर 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।